सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुल्क में मौजूद बेशुमार मसाइल में से एक बड़ा ही अहम मसला फ़ज़ाई आलूदगी का भी है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की एक अहम वजह पेट्रोलियम मसनूआत से चलने वाली गाड़ियाँ भी हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी मुस्तकिल बढ़ रही है और इसका असर बराह रास्त शहरियों पर भी पड़ता है, जो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होते चले जाते हैं। इस फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने और मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को आम बनाने के लिए हम SIFC को पिछले काफ़ी अरसे से खासा सरगर्म और मुतहरिक देख रहे हैं। और अब खुशाइन बात यह है कि मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन अब बहरहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। SIFC के ताउन से EV सेक्टर में चीन की सरमायाकारी में अब बड़ी वाज़ेह दिलचस्पी नजर आने लगी है और इस सिलसिले में चीन की कंपनी ADM ग्रुप ने पाकिस्तान में $350 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में 3000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर होंगे। सिंध में 1000 स्टेशन होंगे, पंजाब में 1500 स्टेशन, बलूचिस्तान में भी 750 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने का प्लान है। ADM ग्रुप EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के $90 मिलियन की सरमायाकारी फराहम करेगा, जबकि पाकिस्तान में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के क़याम के लिए $250 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक मरतबा चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक सफ़र करने की सलाहियत की हामिल होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कार्बन के अखराज में कमी और ईंधन पर इन्हिसार कम करने में भी मुआविन साबित होगा। इस सरमायाकारी का मकसद 2030 तक पाकिस्तान की 30% कारों की फ़रोख्त को माहौलियाती लिहाज से दोस्ताना बनाना है। ADM ग्रुप की मनसूबाबंदी है कि वो पाकिस्तान में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मशरिक़ वस्ता और एशियाई मंडियों में बरामद करेगा, जिससे मुमकिना सालाना आमदनी $900 मिलियन तक पहुँच सकती है। इस मंसूबे को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला चार्जिंग नेटवर्क का क़याम होगा और दूसरा मरहला बड़ा ही अहम है, जो कि मकामी तौर पर गाड़ियों की तैयारी का आगाज़ होगा। अगर आलमी सतह पर हम एक नज़र दौड़ाएँ तो आलमी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त 2022 में 10 मिलियन यूनिट से तजावुज़ कर चुकी है और पाकिस्तान की ये तेज़ रफ्तार तरक्की उससे इस शोबे में ख़ित्ते में एक अहम तरीन खिलाड़ी बना सकती है। ग्रीन एनर्जी आदाफ के मुताबिक पाकिस्तान EV मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का इलाकाई मरकज़ बनने की राह पर गामजन है। SIFC के ताउन से EV चार्जिंग स्टेशन का क़याम हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों के लिए बड़ा ही खुशाइंद है। फिर यही नहीं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शहरों के दरमियान बस सर्विस चलाने के लिए डाइवो एक्सप्रेस और सऊदी पाक सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान बहुत ही अहम मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत सऊदी पाक शहरों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान में शहरों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों के चलाने का फैसला भी, इसको आप ताज़ा हवा के पहले झोंके के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि डाइवो एक्सप्रेस के इस इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी कम होने के साथ साथ शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात भी मैसर आएंगी। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट भी हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आज़िर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इस वक्त कितनी शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान की सड़कों पर इन इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की, और ये कब तक ये मुमकिन तौर पर इसका आगाज़ वाज़े तौर पर पाकिस्तान में हो सकेगा? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे प्यार बुलाया। इसकी शिद्दत बहुत ज़रूरी है। ये जो पिछले 1-2 महीने में हम हर दफ़ा देखते हैं कि स्मॉग के जो अलामात हैं वो कितने जो बढ़ चढ़ के एकदम से आते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर और दूसरे शहरों में। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि सिर्फ 2-3 महीने ही चलता है और बाद में हमारा ठीक होता है। ये सारा जो आलूदगी वगैरह है, ये सारा साल चलते हैं। ट्रांसपोर्ट की वजह से जो आपके जो एमिशंस होते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और इस तरह की चीज़ें होते हैं, वो आपके तकरीबन पूरे टोटल एमिशंस के कोई 50 से 60% जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट से आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो ट्रांसपोर्ट के जो एमिशन उसके ऊपर जो है काबू रखें, और उसका सबसे जो आसान और जो सबसे सीधा रास्ता है वो ये है कि हम EVs की तरफ जाएं। अब इस साल में जो है 2024 में पिछले 2-3 साल में हमारा नेशनल EV पॉलिसी बनी थी 2019 में कि हम जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाएंगे, और पाकिस्तान का NDC होता है जो कि हमने UNDP CC के साथ किया था, जिसमें हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो है ना 30-50% अपना रिडक्शन करेंगे। इस साल 2024 में हमने देखा है वो सारे जो हमारे EVs हैं वो हमारे शहरों में जो है तकरीबन 40,000 जो है ना EV बाइक्स और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स वगैरह आ गए हैं। तो अलामत बहुत खुश आइन है, और
इस साल भी जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो नया एक ईवी पॉलिसी जो 2025 का है वो बनाने जा रही है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे और खुशाइन जो है ना वो अलामत हैं उसके जो है उसके अंदर के जो हम इंडस्ट्री को जो है सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी उसमें इकदाम किए गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज़ कंपनी एडीएम ग्रुप है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ये 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसमें चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। फिर $240 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे। ये कितना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इस इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेगा? खासतौर पर जो चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो इससे पूरी हो सकेगी, या अभी कुछ मजीद कंपनीज को या गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत होगी? सर ये बहुत बड़ा आई थिंक स्टेप होगा अगर ये जो है ना ये 240 मिलियन का और ये 350 मिलियन का जो कह रहे हैं कि ये आने का है। हमारे जो पाकिस्तान में सबसे पहले यही जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम चार्ज कहाँ पे करेंगे इसको, हम ये जो है चलते चलते बंद हो गया तो हम इसको या चार्ज करेंगे क्या करेंगे। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होने की वो हो रही है। सारी दुनिया में भी जो है इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। सो इसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन एवरी स्टेप जो है जिस तरह ये एडीएम का आपने बताया है ये बहुत अच्छा स्टेप है। दिस अगर ये मुफीद होता है तो दिस विल एक्चुअली डू वेरी वेल हमारे जो है एटलीस्ट इसको जंप स्टार्ट करने में और इसको फैलाने में। चक्कर ये होता है कि अगर आपके जिस तरह चार्जिंग स्टेशंस में होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। पेट्रोल में जिस तरह आपका डीजल और पेट्रोल है तो आपको पेट्रोल से डलना होता है, डीजल दूसरे से। चार्जिंग में ये होता है कि आपके सबके जो है ना बैटरीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपके प्लग्स जो है ना वो डिफरेंट किस्मों के होती हैं। तो हमारा एक स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह का एक स्टार्ट अगर हो जाता है तो हमारे काफ़ी चीज़ें जो है ना कि स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्या रेगुलेट करना है, बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी चार्ज करना है, मोटरसाइकिल्स को भी चार्ज करना है और स्कूटर्स को, ट्रक्स को। तो वो आई थिंक ये बहुत अच्छा इकदाम होगा एंड आई थिंक कि इसको हमें जो है ना प्रमोट करने की ज़रूरत है। और आज़िज़ साहब, अगर हमें आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी इस वक्त फ्यूल बेस्ड पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको अगर रिप्लेस करना है, इनिशियल स्टार्ट लेना है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ये कितना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कितने अरसे में हो सकेंगी? वो हमें सड़कों पर कब तक नज़र आ सकेंगी? कितना इसमें वक्त लग सकता है? चूँकि हम पॉलिसीज़ बनते देख रहे हैं लेकिन अभी तक जो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसका, अभी MOU साइन हो रहे हैं, अभी डील्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट एक इंटरेस्ट तो शो किया जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम कब तक चीज़ों को होता देखेंगे? इसका ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपने देखा है जिस तरह BYD ने MOU साइन किए, जिस तरह आपके MG ने भी बुलाए हैं, ADM करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे जो है बहुत डिफरेंट मरहलों पे हैं। और हमें अगर ये 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करनी है तो हमें तकरीबन जो है 2 लाख गाड़ियां साल की जो है ना नई बेचनी पड़ेंगी। गाड़ियों में मेरा मतलब ये भी है कि आपके मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और गाड़ियां वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके जो ट्रांजिशन के बीच में उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं। आपने जिस तरह CNG का हमारा वो चला था 2008 में और 2013 में आके 86% गाड़ियां CNG हुई थी। इस तरह का एक जो स्कीम है वो रेट्रोफिटिंग का है कि जिसमें जो है आप जो है ना जो पुरानी गाड़ियां, जो पुराने इलेक्ट्रिक जो पुरानी मोटरसाइकिल्स वगैरह ना उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक किट लगा के उनको भी इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका एक जो जितने साल में जिस तरह अगर MOU साइन होता है तो 2 या 3 साल कम से कम तकरीबन लग जाते हैं जब आपकी पहली गाड़ी उसमें से निकलती है। तो ट्रांजिशनली पीरियड में जो आपके डील्स जिस तरह MG के साथ में, जिस तरह आपने डाइवो का आपने मेंशन किया, BYD का हुआ है, और मेरी अपनी कंपनी जो इंग्लैंड से है वो हमने ये डेवलप किया है रेट्रोफिटिंग का। ये बीच में जो है ना लेकिन ये बीच में शामिल हो सकती हैं कि आप अपने पुरानी गाड़ियों को जो है उससे उतार के इलेक्ट्रिक पे लें, और जब दूसरी ये इस तरह के स्कीम जो है ना आ जाएंगे तब तक जो है ना वो रवां हो जाएगा सारा। सो ये ऐसा प्रोसेस है कि छोटे छोटे आपको जो है ना स्टेप्स में जो है ना ये देखेंगे और इसका आएगा वो एकदम से जो बड़ा वो जो इनकलाबी जो चेंज है वो हमारा जो है ना मेरे ख्याल से 2-3 साल में होगा। और अच्छा,
आपने बात की कि पॉलिसीज बन रहे हैं वगैरह। जी। अच्छा, पॉलिसी पर भी आप आइएगा, लेकिन डाइवो ने जो अभी इनिशिएटिव लिया, ज़ाहिर है अभी तो वो अपने टर्मिनल्स पर ही इन बसेस को चार्ज करेंगे, और वो चूँकि वो तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग एक वक्त में सफ़र कर सकेंगे। लेकिन जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का ये प्लान है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि आज बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अपनी बाइक्स या अपनी प्राइवेट कार्स पर सफ़र करते हैं। तो ये इसके लिए तो स्टेशंस का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल लेकर चलनी पड़ेंगी, वरना बगैर स्टेशंस के तो ये मंसूबा नहीं कामयाब हो सकता। सर, दैट्स द होल पॉइंट कि जी पैरेलल में आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ार करेंगे तो फिर ये 4 साल लिटरली हमारे लग जाएंगे जब तक कोई करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं है। वो लोग जो अपनी गाड़ियाँ और जो अपने बसेस और जो ये मोटरसाइकिल्स लाना चाह रहे हैं, वो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ार करेंगे तो वो फिर हमारा वो बहुत डिले हो जाएगा। हमने 2030 का आपने जिस तरह मेंशन किया कि 30% हमारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो पैरेलल में लेके जाना। तो एवरी स्मॉल स्टेप, अगर लोग अपने घरों में चार्ज करना शुरू कर दें, आजकल बहुत सी कंपनीज बैटरी स्वैपिंग का भी कर रही हैं कि आप स्वैप कर सकते हैं बैटरी कहीं जाके। तो ये सारे स्टेप्स जो है ना, वो छोटे छोटे स्टेप से आपका ये बनाने के तैयार हैं। ठीक है। इन द एंड मेरा बिलीफ ये है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। इस तरह के सारे जो हमारे डेवलपमेंट और एमओयूज हो रहे हैं और जो कर रहे हैं, ये ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में हम डॉक्टर साहब इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आज़िर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सही ट्रैक पर हम जा रहे हैं, और बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में जब नज़र आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नज़र आएंगी, तो उसका पूरा फ़ायदा फिर हमारे लोगों को होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान की बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस में ताख़ीर एक बहुत ही संगीन मसला बन चुका है, जो न सिर्फ तिजारत और मईशत पर बड़े मनफी असरात मुरतब कर रहा है, बल्कि पोर्ट्स की इस्तेदादियत को भी बहुत हद तक इस मुतासर कर रहा है। तिजारत की तेज़ रफ्तार और मौसर कारकर्दगी के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस के अमल को तेज़ तर किया जाए, ताकि मुल्क की तिजारती पोजीशन को मुस्तहकम किया जा सके। पाकिस्तान में सबसे अहम समुद्री बंदरगाहों में कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, और इन बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस का अमल अभी तक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुश्किलात का शिकार है, जिनमें सबसे बड़ी ताख़ीर की वजह गैर मौसर कस्टमर्स प्रोसीजर्स, बंदरगाहों की महदूद सलाहियत और कागजी कार्रवाई में पेचीदगियाँ शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट क्लियरेंस के अमल में ताख़ीर की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर होती हैं। कराची बंदरगाह पर कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताख़ीर की बड़ी वजह कार्गो की गैर मौसर प्रोसेसिंग है, दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल में वक्त का ज़िया और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ते की कमी है। दुनिया भर में तजारती सरगर्मियों के लिए तेज़ और मौसर कंसाइनमेंट्स क्लियरेंस सिस्टम्स को तरजीह दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बेहतरी की अशद ज़रूरत और गुंजाइश मौजूद है, ताकि मुल्क की मईशत के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा सके। अगर आलमी सतह पर बंदरगाहों की बात की जाए तो दुनिया के बेशतर बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट क्लियरेंस के अमल में तेज़ी लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, ब्लॉकचेन है, और डिजिटल दस्तावेज़ात की तस्दीक वगैरह इसमें शामिल हैं। अब मिसाल के तौर पर सिंगापुर, दुबई और हांगकॉन्ग जैसे ममालिक में कंसाइनमेंट्स क्लियरेंस का अमल इंतहाई तेज़ है और मौसर भी है। माहिरीन ने इस मसले पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की सिफारिश की है, जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना है, दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल को ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत करना है, और इदारों के दरमियान बेहतर ताउन शामिल है। हुकूमत को चाहिए कि वो बंदरगाहों की बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए सरमायाकारी करें, ताकि आलमी मेयार की सहूलतें फराम की जा सकें। अगर कंसाइनमेंट क्लियरेंस के अमल को तेज़ किया जाए तो न सिर्फ तिजारती अमल में रवानी आएगी, बल्कि मुल्क की मईशत को भी अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचेगा। अगर हम कराची बंदरगाह की बात कर लें तो कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जहाँ हर साल तकरीबन 3 मिलियन कंटेनर्स हैंडल किए जाते हैं। आलमी सतह पर सबसे तेज़ कंसाइनमेंट क्लियरेंस का अमल सिंगापुर और दुबई में पाया जाता है, जहाँ ट्रांजिट टाइम सिर्फ 24 से 48 घंटे होता है। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट क्लियरेंस का औसत वक्त 4 से 7 दिन तक पहुंच जाता है, जो कि कारोबारी नुकसान का सबब बनता है। अगर ये मसाइल हल ना किए गए तो पाकिस्तान आलमी तिजारती मंडी में अपने मुकाबले में दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएगा और मईशत पर मजीद मनफी असरात भी मुरतब होंगे। जावेद बिलवानी साहब सदर हैं KCCI में, मुस्तकिल उनकी जानिब से आवाज़ बुलंद की जाती है और उनकी डिमांड्स भी हैं कि तमाम इक़दाम उठाए जाएं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत आपके डिमांड्स पर इस वक्त क्या जवाब दे रही है? हम जब मुख्तलिफ ममालिक की हम मिसाल सामने रखते हैं तो वहाँ फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी उससे कम हो जाता है, चूँकि बहुत बर वक्त वहाँ पर ये कंसाइनमेंट्स को हैंडल किया जाता है, और हम ये देख रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के बजाय हमारे यहाँ 4 से 7 दिन में ये काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी जी, आपने अपने इंट्रो में जो बात की, मैं यही हुकूमत से बात करता हूँ कि भाई हमारे जो पोर्ट है उनकी कैपेसिटी को हम सही यूटिलाइज जब ही कर सकेंगे जब हमारे सिस्टम को हम एक्सपीडाइट करेंगे। और उसके अंदर जो है सबसे बड़े जो जिम्मेदार थे वो कस्टम ऑफिसर थे कि कस्टम ऑफिसर जो अप्रेजमेंट के लोग जो है उसको डेली क्या जितना कंसाइनमेंट आ रहा है उसको डेली के डेली अगर क्लियर कर दे, उसको एग्जामिन कर लें जो भी उनको करना है, ताकि वो डेली के डेली आगे प्रोसेस शुरू हो जाए। वो कस्टम ऑफिसर नहीं करते थे, उसके लिए जो है एफबीआर ने अभी फेसलेस सिस्टम शुरू किया और इन्होंने प्रोग्राम ये किया कि अब डेली के डेली जितना कंसाइनमेंट आए सारा उसको क्लियर कर दे। क्योंकि हमने इनसे एफबीआर से और मिनिस्ट्री से ये बात की थी और प्लानिंग वालों से कि आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डबल करना हो तो हमारा क्या होगा। हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पोर्ट की कैपेसिटी है, मगर हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स की और ये जो सिस्टम चल रहा था पहले उसमें जो है बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा था। अभी इन्होंने जो फेसलेस किया उसके अंदर भी स्लो हो गया प्रोसेस, क्योंकि ये अभी नया शुरू किया सिलसिला। उस पर मैंने इनसे तजवीज़ दी कि आप एक काम करें, जब तक आपका बैकलॉग ख़त्म नहीं होता आप सैटरडे संडे हॉलीडे ख़त्म कर दें और सारा क्लियर करें। अच्छा। और जिस दिन अपडेट हो जाए आप तो फिर आप एक सिस्टम बना दें कि जितने कंसाइनमेंट डेली आए हर रोज़ क्लियर करें और सैटरडे के फ्राइडे के दिन देखें कि अगर इनके पूरे क्लियर नहीं हुए तो फिर उस सैटरडे संडे को वो काम करें और हर हफ्ते का सारा क्लियर कर दे। और जैसे कि आपने कहा कि 48 घंटे में और 24 घंटे में दुनिया के पोर्ट्स पे ये काम होता है, ये इसी तरह होना चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के इतने बेचारों को प्रॉब्लम है कि इंपोर्टर्स जो है वो कस्टम वालों की वजह से और टर्मिनल ऑपरेटर्स की वजह से उसको डैमेज चढ़ते हैं और डिटेंशन चार्जेस लगते हैं। इसमें टर्मिनल ऑपरेटर को भी साथ देना चाहिए, ये पूरी चेन है सही। इसके अंदर टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम ऑफिसर, ये पूरा और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ये सब आपस में इंटरलिंक हो और अपने काम को एक्सपीडाइट कराएं। जहां भी कोई हर्डल्स हो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इस तरह एक्सपोर्ट के अंदर भी देखें आप, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनके कंटेनर जो है पोर्ट पे पड़े रहते हैं और शिप चले जाती है। तो फिर जब शिप्स चले जाती हैं तो उनको बाय एयर शिपमेंट करनी पड़ती है। तो बाय एयर शिपमेंट करने के लिए फिर कस्टम से वापस क्लियर वहां से कंटेनर को बाहर निकालना और बाय एयर करना। बाय एयर शिपमेंट का मतलब ये है कि आपने 20 कंटेनर जो एक्सपोर्ट किए थे उसका सारों का प्रॉफिट एक कंटेनर के पीछे चले जाता है। तो ये बहुत बड़ा इस मुल्क का नुकसान है। और फिर डिटेंशन चार्जेस जो है वो डॉलर में लगते हैं, तो डिटेंशन चार्जेस का भी बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने स्टेट बैंक से लेटर लिखा है कि आप हमें बताएं कि डिटेंशन चार्जेस पूरे साल में कितने लगते हैं, उसका हिसाब बताएं। लेकिन जब तक इसका हिसाब नहीं करेंगे कि कंटेनर पाकिस्तान के अंदर कितना कंसाइनमेंट आया और कितनों पे डिटेंशन चार्जेस लगे और कितनों पे डैमेज लगा सही। और तमाम टर्मिनल ऑपरेटर्स का डेली ये डेटा आना चाहिए बाकायदा वेबसाइट पे और कि भाई जब ये प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो है और प्राइम मिनिस्टर हमारे बिजनेस कम्युनिटी से डिमांड करते हैं कि हमें $60 बिलियन पर अपनी एक्सपोर्ट को लेकर जाना है, तो ये तो एक बड़ा लंबा सफ़र हो जाएगा जब तक ये अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया जाएगा, जब तक ये वाले इशूज़ जो कि सिर्फ टेक्निकल इशूज़ की वजह से ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सॉर्ट आउट होना पहले बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मेजर जंप आ सकता है हमारी एक्सपोर्ट्स में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बगैर देखें, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को ये भी लेटर लिखा है कि आप सैटरडे की हॉलीडे बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि जो आपको टैक्स देने वाले लोग हैं वो सैटरडे को काम कर रहे हैं और टैक्स के पैसों से जिनको तनख्वाह मिलती है वो सैटरडे की हॉलीडे कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने यही बाकायदा लेटर में लिखा है। और आप सैटरडे की हॉलीडे खत्म कर देंगे अगर बैंक की और सब डिपार्टमेंट्स की, पाक सेक्रेटरीट और प्रोविंशियल सेक्रेटरीट की, तो आपकी 14% इकोनॉमी का पहिया तेज चलना शुरू हो जाएगा। और आपके पास जब सैटरडे की आपने हॉलीडे की थी तो आपके पास एक्सक्यूज ये था कि आपके पास बिजली नहीं है। आज तो बिजली आपके पास कैपेसिटी पेमेंट के पैसे ले रहे हैं, इतनी बिजली एक्सेस है। तो देखें जापान के अंदर जब एटम बम गिरा, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने कई साल, कितने साल तक तो संडे की भी छुट्टी खत्म कर दी थी जी। आपको अगर मुल्क को सही करना है, मुल्क का ट्रेड डेफिसिट खत्म करना है, ट्रेड सरप्लस करना है, तो आपको छुट्टियां खत्म करनी होंगी और आपको हर चीज
हर काम को, उसकी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा और यही पोर्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट हैं उनको इतना फास्ट करना पड़ेगा कि इनकी कैपेसिटी जो अभी जितना इस पे काम हो रहा है उससे 4 गुना काम हो सके। सही। और 4 गुना इन पोर्ट पे काम हो सकता है अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे सही मानों में। अभी प्लानिंग कमीशन को हमने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल में 15 साल पहले मैंने लेटर लिखा था। आज प्लानिंग कमीशन वो बातें कर रहे हैं जो 15 साल पहले मैंने लेटर लिखा था। बिल्कुल सही। कि हम पोर्ट को एक्सपेक्ट करेंगे, ये करेंगे। चलें, जब तक ये नहीं हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचे और ये मसाइल हल हों ताकि हम अपने पोर्ट्स की जो सही सलाहियत है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और उनको मौसर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बिलवानी साहब, प्रेसिडेंट KCCI हमारे साथ मौजूद थे। और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहुत ही अहम तरीन MOUs जो कि कैपिटल मार्केट को फ़रोग देने के लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकते हैं, उन पर सिग्नेचर्स हुए हैं और 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग देना इसमें शामिल है, बाहमी तरक्की के मौक़े को फ़रोग देना शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक के जो CEO हैं फ़ारूक सब्ज़वारी साहब, वो एक आला सतह के वफ़द के साथ शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज और इसके अलावा चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर एक्सचेंज के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर चुके हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चाइना का दौरा है, चूँकि इस वक्त हमने अपनी स्टॉक एक्सचेंज को भी बहुत ऊपर जाते देखा है, लेकिन जो ओवरऑल वॉल्यूम चंद साल पहले होता था इंडेक्स के साथ उसी प्रोपोर्शन से या उसी रेशो से वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। CFA डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वैसा प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि हमारा इंडेक्स बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो बड़े इंपॉर्टेंट MOU साइन हुए हैं, इससे कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट में और ओवरऑल पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट सेक्टर में आने के इम्कान? हिस्टोरिकली तो होता रहा ये था कि US हमारे मार्केट्स में बड़ा इन्वेस्टर था, जैसे हम सुनते आए हैं ब्लैक रॉक का नाम, वैनगार्ड का नाम। तो पिछले कुछ सालों से 2017 के बाद से जब हम MSCI EM में गए थे और फिर MSCI FM में चले गए थे 2020 के अंदर, फिर इस तरह की रिक्लासिफिकेशन हुई, एडिशन हुई इनटू इमर्जिंग मार्केट, तो वो प्लेयर्स अब निकलते हुए नज़र आए। फिर जब हमने PSX के कुछ शेयर फ्लोट किए थर्ड पार्टी को ताकि हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी बेहतरी आ सके, तो उसमें भी जो हमने देखा कि US की जो इन्वेस्टर्स थे उनकी प्राइसिंग बिड थोड़ी कम थी, तो चाइना ने वो बिड विन की और हमने वो चाइना को अपना PSX का स्टेक बेच दिया। तो उसके बाद से एक तो पहली डेवलपमेंट ये हुई कि उन्होंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम जो कि बड़ा क्रूशल होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को के रिलायबिलिटी के लिए और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए, तो वो हमने पिछले साल इंस्टॉल किया 2023 के अंदर। और अब हमने जो ये नए MOU साइन किए हैं जो कि इससे मेरी फ्यूचर मार्केट ग्रो करेगी, जो कि अभी सिर्फ लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल मार्केट। ETF मार्केट हमारी नहीं है, पूरी दुनिया में जो साइज़ अगर देखें तो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। और मार्केट के इसके तनाजुर में देखें तो ग्लोबल मार्केट में तो तकरीबन 25% 30% जो शेयर्स है ट्रेडिंग की लिक्विडिटी वो ETF के थ्रू से जनरेट होती है, जो कि पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। और फिर तीसरी जो बड़ी चीज़ है इस MOUs के बाद हमें चाइना की मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी, क्रॉस बॉर्डर हमारी लिस्टिंग हो सकेगी कि मतलब यहाँ की कंपनीज वहाँ जाकर लिस्ट कर सकती हैं और वहाँ की कंपनीज यहाँ आके लिस्ट कर सकती हैं। तो उससे ये होगा ये कि जो CPEC के अंदर हमारे अभी तक 30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और डिफरेंट हमारे पावर प्लांट्स लगे हैं और फिर अभी हाईवेज भी अंडर कंसिडरेशन है और फिर हमारे आइडल पावर प्लांट्स भी हैं, तो वो जो हैं वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकेंगे और एक बड़ा कैपिटल उनको यहाँ से भी मिल सकेगा और चाइना की मार्केट से भी मिल सकेगा। तो उसका फ़ायदा सिर्फ यही नहीं होगा कि हमारे यहाँ लिस्टिंग बढ़ जाएगी, बल्कि उसका फ़ायदा ये भी होगा कि चाइनीज़ के इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है और इनकी कंपनीज भी कोई चीज़ है। सही। तो वो फिर उन कंपनीज के साथ साथ हमारी लोकल कंपनीज के अंदर भी वो लोग स्टेक लेंगे, जिसके साथ ओवरऑल हमारी मार्केट की डेप्थ भी बढ़ेगी और लिक्विडिटी भी आएगी। सही। और वैसे अब चूंकि हमारी मार्केट ने भी और ओवरऑल इकॉनमी ने भी एक बड़ा क्रिटिकल टाइम देखा है, तो अब ये चूंकि आगे बढ़ने का वक्त है, इस वक्त जो ये MOUs चाइना के साथ साथ साइन हुए, किसी भी फॉरेन कंट्री के हमारे मुल्क की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की इस वक्त कितनी अहमियत है? और चाइना के अलावा भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको इस वक्त कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो भी आएँ और इन्वेस्ट करें? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हर मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट होती है और पाकिस्तान के लिए भी ऐसा है। उसके ज़रिए ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट आती है बल्कि टेक्नोलॉजी आती है, डिफरेंट आपके आइडियाज़ आते हैं, तो उन चीज़ों की भी वैल्यू होती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो
2017 से लेकर अब तक जो फॉरेनर्स हैं वो तकरीबन 2.5 बिलियन का अपना स्टेक ऑफलोड कर चुके हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये एक पाकिस्तान के हवाले से भी देखें कि हमने रेजिलियंस शो किया, हमने वो पूरा स्टेक जो उन्होंने सेल किया हमने उसको ऑब्जॉर्व किया हमारे इन्वेस्टर ने। और यहाँ से अच्छी बात ये है कि हमारे क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स ओवरऑल चेंज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा लग रहा है हमें कि सिंगल डिजिट में चला जाएगा जो भी 13% है। इन्फ्लेशन हमें लग रहा है कि जो हमने लोएस्ट टच किया है 7 साल का वो हमें लग रहा है कि इस लेवल पे सस्टेन करेगी, 7% अगले साल भी एवरेज रहेगी। और करंट अकाउंट भी हमें लग रहा है कि सरप्लस के अंदर हमारा इस साल भी क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह अगले साल भी क्लोज करेंगे। उसमें सिर्फ प्राइस कंट्रोल्स बड़े अच्छे थे, डॉलर को जो हमने कर्व किया वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि हमने उसकी जो डुअल रेट्स होते थे कि ओपन मार्केट में कुछ है, इंटरबैंक में कुछ और है और किसी तीसरी मार्केट में कुछ और रेट चल रहा है, तो हमने उन सब रेट्स को एक यूनिफाई कर दिया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान मार्केट बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। और वैसा इस तरह के जब एमओयू साइन होने से जो हमारे लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो कितना बूस्ट अप होता है जब वो देखता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मार्केट आ रही है और दुनिया की बड़ी मईशतों का इंटरेस्ट इस वक्त हमारी मार्केट में, तो हमारा लोकल इन्वेस्टर कितना अट्रैक्ट होता है अपनी मार्केट की तरफ? देखिए आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपनी चीज़ों के ऊपर। कुछ लोगों की परसेप्शन रही है पास में कि मार्केट कुछ लोग ही चलाते हैं या कुछ लोग ही पैसा बना सकते हैं, तो फिर जब इस तरह की एग्रीमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट होती है, यहाँ आप नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और उसकी एक्सेसिबिलिटी विद द अदर फाइनेंशियल मार्केट सच एज आपके बैंक अकाउंट की जैसे कि कनेक्टिविटी हो जाए एक्सचेंज के साथ, वही इंफॉर्मेशन इधर आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक ईजीनेस क्रिएट हो जाती है। और इन्वेस्टर को भी लगता है जैसे एक लोग बैंक में पहले पैसा रखने से रिलक्टेंट होते थे, लेकिन आज देखें कि अब हमारा पिछले 5-6 साल से जो कैश इन सर्कुलेशन है वो बढ़ा तो सही लेकिन अब कम हो रहा है। तो वो यही वजह है कि लोग डिपॉजिट्स को प्रेफर कर रहे हैं, लीगल चैनल्स को प्रेफर कर रहे हैं, अपना मनी सेफ समझते हैं। तो इसी तरह से मार्केट की ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आएगी, फॉरेनर्स के नाम साथ अटैच होंगे, डिफरेंट उनको पता चलेगा कि चाइनीज़ कंपनीज भी हैं वो भी इन्वेस्ट कर रही हैं उनके साथ। अब चाइना क्योंकि ब्रिक्स का पार्ट भी है और अदर फोरम्स भी उसके अंडर आते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स भी उसके साथ फ्लोट करेंगे। तो वो ओवरऑल जो आपका लोकल इन्वेस्टर है उससे भी, जिसने पिछले 6 साल से 7 साल से सिर्फ मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट किया कि उसको पाकिस्तान की मार्केट अच्छी लग रही थी, उसका पाकिस्तान के ऊपर एक्सपोजर था, तो उसको भी फ्रूट्स उसका मिलने शुरू होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उवैस अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अहम तरीन एमओयू हुए पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जिससे हमारी कैपिटल मार्केट्स खासतौर पर हमारी स्टॉक मार्केट को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। उससे हमारे लोकल इन्वेस्टर का भी जो एक कॉन्फिडेंस है वो अपनी मार्केट पर बहाल होगा और जो दुनिया की दीगर मईशतें हैं वो भी फिर चाइना को देखने के बाद और US को देखने के बाद उनका भी हमारी मार्केट की जानिब एक जो अट्रैक्शन है, जो तवज्जो है, यकीनी तौर पर उसमें भी इजाफा होगा। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।